Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 10 नाउ हेलो एल्केन एंड हेलोरिन चल रहा है आपका, एंड नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो पार्ट 8 पार्ट 7 में हमने जिन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चला वो था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और उसी के छोटे से पार्ट जो अभी बचे हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ, और लास्ट लेक्चर को आप काफ़ी अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, उसको राइट करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी लेवल की एग्जाम के लिए जाए तो. एंड देन आफ्टर मैं बात करूँ वहाँ पर, तो हमने आपको बताया प्लेन लाइट बताया, एसिमेट्रिक कार्बन बताया, आपको रिटेंशन कॉन्फिगरेशन बताया, इन्वर्जन बताया, इनआइसोमर बताया, मेसो बताया, डाइस्टिक आइसोमर हमने बताया, राइट, डेक्स्ट्रो लेबोरेटरी कंपाउंड बताया, रैस्मिक मिक्सर बताया, रैसिमाइजेशन बताया, रेजोल्यूशन बताया. दैट इज द नंबर ऑफ हेडिंग जिसके अबाउट हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है स्टूडेंट. तो अब बात करेंगे हम यहाँ पर चैप्टर 10 के पार्ट 8 में, जहाँ पर हम ये सीखेंगे कि कोई कंपाउंड अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा कि लेबो रोटेटरी, वो कैसे हमें पता चलेगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टूडेंट अगर बात करें हम नीट जेईई के अबाउट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूछे जाते हैं. 4 कंपाउंड देकर ऑप्शन में पूछ सकते हैं, इन फॉलोइंग कंपाउंड विच डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेबो रोटेटरी. सो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे यहाँ पर कंपाउंड की. सो आर.एस. नॉमेनक्लेचर. सो आर.एस. नॉमेनक्लेचर है क्या? तो आर.एस. नॉमेनक्लेचर it was proposed by scientist Kahn, Ingold and Prelog. सो कान, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग ने आर.एस. नॉमेनक्लेचर को दिया है. एंड आर दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड रेक्टस मीन्स राइट. राइट वर्ड दैट्स इंडिकेट क्लॉक वाइज, एंड मीनिंग ये हो गया जो भी कंपाउंड पर अगर हम प्लेन लाइट पास करेंगे, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में घूमने वाले का नेम क्या होगा? आर होगा. एंड यस, that is words derived from sinister. Sinister means Greek क्या हो गया? लेफ्ट मीन्स ये किसको बता रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मीन्स यस. अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है स्टूडेंट तो हम उसे यस नेम देंगे, और क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आर. लाइक क्या प्रायोरिटी ऑर्डर इनका? हम इसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर लिखते हैं. प्रायोरिटी ऑर्डर चलो, एक कायरल कार्बन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे 4 डिफरेंट होते हैं, 4th दैट इज लाइज बिहाइंड. तो मैं बोलूँ कि ए है और ये बी है और ये सी है, तो इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3, और हम इसका रोटेशन दिखाएंगे. ये रोटेशन क्लॉकवाइज है, मतलब हम इसका नेम देंगे आर. तो फिर इसका मिरर इमेज क्या होगा स्टूडेंट? मिरर इमेज की बात करूं मैं तो यहाँ पर बी आ जाएगा, ये ए आ जाएगा और ये सी. अब रोटेशन हो गया कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज नेम इज इम्प्लाइज यस. सो आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो हमने 4 एटम के लिए पढ़ा था 4, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ 3 है, एक जस्ट बिहाइंड है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे दिखाएंगे. लाइक मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, मैं आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये कायरल कार्बन हो गया. अब ये रोटेट कैसा करेगा? अगर हम इसकी बात करें तो क्या पॉइंट्स आएंगे? पॉइंट्स ये आएंगे कि हम ये घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे किसको नंबर 1 देंगे, उसके लिए एटॉमिक नंबर, सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका? आयोडीन का, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन. तो इसको नंबर 1 2 3 4 उसी डायरेक्शन हमने एक कर्व ड्रॉ किया, क्लॉकवाइज रोटेशन मिला तो हम इसका नेम देंगे आर है, मतलब ये क्लॉकवाइज घूमेगा. इसका एंटी मतलब मिरर इमेज क्या बनेगा? Cl हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, और क्या हो गया? फ्लोरीन. तो इसका नंबर क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मतलब यस, क्योंकि इसकी नंबरिंग करोगे आप तो ये आएगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4. सो स्टूडेंट माइंड में ये होगा कि अगर ये तो सिंगल एटम, अगर मोर देन 1 एटम की प्रोबेबिलिटी बनी तो देन क्या होगा. तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ, और डिफरेंट लोकेशन भी आए तो क्या होगा.
लाइक जैसे आयोडीन आया, यहाँ पर क्लोरीन हो गया, यहाँ पर ब्रोमीन हो गया, यहाँ फ्लोरीन। अब ऑर्डर दें तो 1 2 3 4। स्टूडेंट अगर हम आर एस नॉमेनक्लेचर देने जा रहे हैं और आर एस नॉमेनक्लेचर में ऑर्डर वाइज नहीं मिला, जैसे लाइक 1 2 3 मिला, तो 1 4 है, 1 3 है, तो ऐसे केस में आप थर्ड प्रायोरिटी जो होगी, फोर्थ प्रायोरिटी जो होगी उसको हाइड कर देना। जब अपने हैंड से हमने क्लोज किया तो अब ऑर्डर क्या मिला 1 2 3, मतलब इज व्हाट काइंड, लाइक एंटी क्लॉकवाइज, सो नेम इज इम्प्लाइज यस, राइट। और फिर इसका मिरर इमेज बनाएंगे हम, तो ये ब्रोमीन हो गया, ये आयोडीन हो गया, और ये क्लोरीन हो गया, और ये क्या हो गया, फ्लोरीन। अब मिरर इमेज इसका फिर कवर करेंगे तो 1 2 3, ये क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज, नेम इज इम्प्लाइज यस। सो ये पॉइंट्स हो गया। और इसके बाद अगर हम बात करें कि ग्रुप ऑफ एटम आ गया ऐसा कुछ जिसमें 2-4 एटम है, तो फिर हम उनको कैसे चेक करेंगे कि ये क्लॉकवाइज, मतलब ये प्लेन फ्लोराइड पास करें। स्टूडेंट मैं आपकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि इन कंपाउंड पर अगर प्लेन फ्लोराइड पास करेंगे तो कंपाउंड किस डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। यही एग्जाम्पल उठते हैं और मैं पहले सारे सिस्टम समझा दूँ आपको। एप्लिंग रूल, साइंटिस्ट एप्लिंग ने इसी पर कॉन्सेप्ट दिया है, मैं आपको बताऊँ। एप्लिंग रूल इसी पर अप्लाई करने जा रहा हूँ मैं। कार्बन है और यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ फ्लोरीन हो गया, यहाँ क्लोरीन हो गया, यहाँ ब्रोमीन हो गया। इसी का मिरर इमेज फॉर्म कर लें, राइट। तो इसका अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं तो क्या आएगा, ये फ्लोरीन है, ये आयोडीन है, और ये क्या है, क्लोरीन, और ये ब्रोमीन। एप्लिंग रूल की बात करें तो पहले प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करें, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, 1 आयोडीन, सेकंड ब्रोमीन, तीसरा क्लोरीन, और लास्ट क्या है, फ्लोरीन। प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं, वंस अगेन मैं आपको स्टूडेंट बता दूं। ये हम डिसाइड करते हैं किस बेस पर, एटॉमिक नंबर, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर को फर्स्ट, फिर सेकंड। तो अब हमने प्रायोरिटी ऑर्डर में देखा चौथी प्रायोरिटी क्या आ रहा, रेगुलर ऑर्डर नहीं, 1 2 आ रहा, तो चौथी छिपा दे तो हम क्या होगा, फोर्थ प्रायोरिटी हाइड किया हमने हैंड से, 1 2 3, कौन सा डायरेक्शन मिला, एंटी क्लॉकवाइज। बट एप्लिंग साइंटिस्ट का रूल है क्या कि अगर इस काउंटिंग में हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन आ रहा है तो नेम क्या देते हैं हम, यस। बट इस डिटेक्शन में अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल फेज में आए, तो अगर वो यस आए तो उसका नेम क्या देना हमें, आर। तो ऐसे ही आर का आएगा तो हम उसे नेम देंगे यस। व्हाट इज दिस, ये तब एप्लीकेबल है जब क्या करना स्टूडेंट, फोर्थ प्रायोरिटी एटम कहाँ है, देखो यहाँ वर्टिकल में था, यहाँ पर कैसा है, हॉरिजॉन्टल फेज में। सो ये पॉइंट्स हमें केयर करना, ध्यान देना है। लाइक जैसे सी की बात करें, मैं यहाँ पर CHO राइट कर दिया, OH राइट कर दिया, CH3 राइट कर दिया, H राइट कर दिया। कौन सा नॉमेनक्लेचर दें, तो हमें सबका लिखना होगा। कैसा, कौन सा एटम कार्बन से अटैच है, OH अटैच है, राइट। CHO मतलब COH अटैच है, और ये CH3 है, और ये H है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे पहला वो एटम जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर का है 8, तो हम इसको 1 दे दिए। अब 2 कार्बन कॉमन हो गया तो हम दूसरे देखेंगे, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, मतलब इसको 2, इसको 3 और इसको 4। व्हाट ऑर्डर इज ऑब्टेन, एंटी क्लॉकवाइज, नेम इज इम्प्लाइज व्हाट, यस, सिनिस्टर। इसी में अगर ये फोर्थ प्रायोरिटी एटम यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, मतलब वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल आ जाए, तो समझ लेना फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम काम जो पॉइंट्स करने वाले हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह, एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन जगह यस जो नेम दिया वो आर देते। सो दैट इज द आरएस नॉमेनक्लेचर। सो आरएस नॉमेनक्लेचर हमने दिया किसके लिए, हम फाइंड आउट करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए डेक्स्ट्रो एंड लिबो रोटेटरी कंपाउंड से स्टूडेंट। सो आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको, और इस पर प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छे से। तो किसी भी कंपाउंड के यहाँ पर जो आरएस नॉमेनक्लेचर है उससे हम ये बता सकते हैं कंपाउंड को देखकर कि ये कंपाउंड क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। सो देन पॉइंट्स की बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिक separation
reaction in halorine, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोअरीन। तो इसके लिए पॉइंट्स जाएंगे हम और इसकी बात करेंगे तो क्या होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोअरीन, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन, बोथ हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन both undergoes nucleophilic substitution reaction। सो पहला पॉइंट यहाँ पर यही होता है कि हैलोअल्कीन और हैलोअरीन, मतलब बेंजीन के हैलोजन डेरिवेटिव और अल्कीन के हैलोजन डेरिवेटिव दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट पॉइंट यहाँ पर ये है, बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction of nucleophilic substitution reaction in haloalkane occurs easily than हैलोअरीन due to the following reason। तो हमें यहाँ सीखना है क्या कि जो हैलोअरीन है उसका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हैलोअल्केन के कंपेयर में डिफ़िकल्ट है, उस पर नहीं होता है, बट हैलोअल्केन आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो पहला पॉइंट हम बताएंगे इसके अबाउट, वो है पहला रीज़न है दैट इज़ रेजोनेंस। रेजोनेंस इज द फैक्टर है जो ये बताता है कि वाई हैलोअरीन इज लेस रिएक्टिव दैन हैलोअल्केन टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब वन न्यूक्लियोफाइल हैलोजन न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस क्यों नहीं कर पाता आसानी से हैलोअरीन, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन से, बट अदर क्लोरोमीथेन और ब्रोमोइथेन से आसानी से रिप्लेस हो सकता है, उसके अबाउट हम बात करेंगे। सो रेजोनेंस है क्या? रेजोनेंस का मीनिंग यहाँ पर हो गया, अगर आप बात करें तो रेजोनेंस एक फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर स्टूडेंट आपको राइट करना है टेक्स्ट बुक से, मैं आपको सारे पॉइंट्स यहाँ समझाने जा रहा हूँ। क्लियर? सो स्टूडेंट बात कर रहे थे हैलोअरीन की, तो हैलोअरीन रिएक्शन नहीं देता उस नॉर्मल कंडीशन पर जिस पर हैलोअल्केन देता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ही ऐसे दे देता हूँ, ये RX हैलोअल्केन है, ये न्यूक्लियोफाइल है, मैं इसको क्या करूँ रिएक्शन दिखाऊँ तो ये बनाएगा RNU प्लस X माइनस न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसमेंट। लेकिन यहीं पर अगर मैं एरोमेटिक हैलाइड मतलब हैलोअरीन दे दिया, यही न्यूक्लियोफाइल है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर हमें लिखना पड़ता है क्या? नो रिएक्शन। So no reaction. Why हैलोअरीन डज नॉट अंडरगोज व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अबाउट जाएंगे। तो रेजोनेंस, यहाँ बात करेंगे हम रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस कैसे रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर केमिकल रिएक्शन। तो रेजोनेंस की बात करें यहाँ पर, तो हैलोअल्केन, स्टूडेंट ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ वो राइट करना, कि हैलोअल्केन इज मोर रिएक्टिव देन हैलोअरीन टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज इन हैलोअरीन now 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज फॉर्म। हैलोअरीन 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है ड्यू टू द डिडोक्लाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड एंड ड्यू टू द दिस रेजोनेंस कार्बन हैलोजन इन हैलोअरीन गेन पार्शियल डबल बॉन्ड। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है, इसलिए क्या है पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से ये पॉइंट्स जो है आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे मैं मिथाइल क्लोराइड ले लिया दैट हैव नो एनी काइंड ऑफ रेजोनेंस और इसकी एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है 177 पिकोमीटर,
लेकिन जब ये पॉइंट्स यही क्लोरो हम रख रहे हैं और बेंजीन ले लिया हमने, तो ये डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड है तो क्या होता है, ये इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये रोटेशन की ड्यूरिंग लोन पेयर को अट्रैक्ट करेंगे और लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो रेजोनेंस का फॉर्मेशन चालू हो गया और ये पार्शियल क्लोरीन डबल बॉन्ड प्लस बॉन्ड और ये माइनस और ये डबल बॉन्ड। ये आर्थो पैराड एक्टिंग ग्रुप है, तो ये घूमकर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आ जाएगा तो हम दिखाएंगे कि क्लोरीन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के साथ अब माइनस चार्ज यहाँ आ गया, फिर ये रोटेट करके आर्थो पे जाएगा, राइट। तो क्लोरीन अब माइनस चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड लोकेशन यहाँ आ गए, ये पार्शियल डबल, फिर ये रोटेट करके स्टूडेंट अपनी रियल डिलोकलाइजेशन होगा वहाँ पर पोजिशन पर, और ये फिर स्टेबल स्ट्रक्चर अटेन कर लिया। तो ड्यू टू द रेजोनेंस नाउ कार्बन हेलोजन हैज़ व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड, दिख रहा है यहाँ स्टूडेंट कि पार्शियल डबल बॉन्ड। कार्बन क्लोरीन पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कार्बन और हेलोजन क्लोरीन या कह सकते हो सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी लगेगी कि ड्यू टू द रेजोनेंस इन हेलो अल्केन, यही कार्बन हेलोजन बॉन्ड मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हेलो अल्केन में कार्बन हेलोजन क्लोरीन बॉन्ड है 177 पिकोमीटर, बट इन हेलो अरीन यही कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ है 169 पिकोमीटर। एंड स्टूडेंट एज यू नो दैट नाउ बॉन्ड enthalpy is inversely proportional to the bond length, that's all। तो बॉन्ड इंथैल्पी ये पॉइंट्स हो गया, हम इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये पॉइंट्स देख लिए। सो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड इंथैल्पी कम होगी, मतलब वो पहले बॉन्ड टूटेगा और वो रिएक्शन में जाएगा। दैट इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर की बात कर रहे हैं, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो डिफरेंस इन हाइब्रिडेशन कैसे स्पष्ट है, जैसे ये क्लोरोमीथेन हो गया, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, बट इन हेलोरिन हेलोजन अटैच विथ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इस हाइब्रिडेशन से sp2, अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखूँ मैं यहाँ से, बॉन्ड लेंथ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की बॉन्ड लेंथ sp2 से क्या होती है, ज़्यादा, मतलब वापस वही केस 177 पिकोमीटर है कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ हेलो अल्केन, और इसमें है कैसा 169 पिकोमीटर। तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर कम है, मतलब बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा है, और यहाँ ज़्यादा है तो कम है, आसानी से बॉन्ड तोड़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यस परसेंटेज कैरेक्टर, स्टूडेंट यस परसेंट कैरेक्टर यहाँ पर 33% है, और sp2 में केस ऑफ sp2 में जाएं और sp3 में यही कैरेक्टर देखेंगे तो यस परसेंटेज कैरेक्टर है 25%। मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज यस कैरेक्टर। अब हम समझ सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन sp3। इससे क्या होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हेलो कार्बन एटम है वो अदर एटम को स्ट्रांगली अप्रोच करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिससे उस बॉन्ड को सेपरेट करने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। दैट्स ऑल। ये पॉइंट्स हो गया हमारा अबाउट द व्हाट इज डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंस इन हाइब्रिडेशन के बाद तीसरा कॉन्सेप्ट है पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। मैं ये अगले फैक्टर पे आ रहा हूँ। मैं बताऊँ कि यहाँ पर कार्बन क्लोरीन इन हेलो अल्केन जो बॉन्ड है इसका डी मतलब डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट है 2.04 dy, और यही कहाँ पर बेंजीन में जब ये ऑब्जर्व किया तो इसका डायपोल मोमेंट म्यू है 1.07। अब जब ये 1.07 हो गया क्लियर, तो 1.73 dy। तो मैं आपको बता दूं कि पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू, मतलब डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट्स
2.04 डी, 1.73 डी। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये पॉइंट्स हो गया डायपोल मोमेंट का। जहाँ डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा दैट इज बिकम मोर पोलर, जहाँ पर लेस होगा वो लेस पोलर। तो पोलैरिटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगी, रिड्यूस होगी, आसानी से बॉन्ड सॉल्वेंट में डिसोसिएट होगा और आसानी से रिएक्शन देगा। और नेक्स्ट फैक्टर की बात करूँ, फैक्टर नंबर 4, तो फैक्टर नंबर 4 की बात करूँ टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग जिस पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चल रहा है स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं कि हेलोरीन और हेलोअल्केन। हेलोअल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देता है, बट हेलोरीन डिफिकल्ट से देता है। उसमें आसानी से होने का रीज़न है उनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बट इन हेलोरीन की बात करें तो यहाँ पर हेलोरीन में कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो रही है। दैट इज द नंबर ऑफ रीजन। हमने 3 यहाँ दिया, रेजोनेंस दिया, डिफरेंस इन हाइब्रिडेशन दिया, पोलैरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड दैट बेस्ड ऑन डायपोल मोमेंट, एंड लास्ट फैक्टर दैट इज इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन। इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन। फिनाइल केटाइन जैसे पॉइंट यहाँ बात करें तो फिनाइल केटाइन जैसे ये पॉइंट्स हो गया या क्लोरोबेंजीन हो गया, वाटर में डिजॉल्व किया तो क्या बनाएगा, ये फिनाइल केटाइन बनाएगा और ये Cl माइनस। फिनाइल केटाइन में रेजोनेंस होती है और इस डबल बॉन्ड के रोटेशन के लिए उतनी एक्सेस अमाउंट ऑफ मतलब एनर्जी टू द लेस एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन, लेस एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन, लेस एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन जो है दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द दिस कॉन्सेप्ट। सो दैट इज द नंबर ऑफ रीजन स्टूडेंट दैट इज नाउ डिटेक्ट कि व्हाई द हेलोरीन इज लेस रिएक्टिव इन कंपेयर टू द हेलो अल्केन। एंड देन आफ्टर हम सम रिएक्शंस स्टडी करेंगे एंड जहाँ कंडीशंस देखेंगे कि भी चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर रिजल्ट जो हमें मिल रहा है वो डिफरेंट मिल रहा है, राइट। सो नेक्स्ट सेक्शन हम स्टडी करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट बात कर रहे थे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोरीन। तो हेलोरीन लेस रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंपेयर टू द हेलोअल्केन। एंड देन व्हाट आर रीजन बिहाइंड दिस, मैंने टोटल रीजंस आपको एक्सप्लेन कर दिए। वंस अगेन मैं नेम इनका ले रहा हूँ। पहला आपका जो पॉइंट था ड्यू टू द रेजोनेंस, सेकेंड नॉट डिफरेंस इन हाइब्रिडेशन, polarity of carbon halogen bond and instability of phenyl cation. बट नाउ सम केस ऐसा नहीं कि रिएक्शन देता नहीं देता है, बट इन कंपेयर टू हेलोअल्केन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्टी का रीज़न क्या है, उनकी कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ। सो लाइक क्लोरोबेंजीन रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो 6 to 8% है, और ये 623 केल्विन टेम्परेचर पर 300 ATM प्रेशर है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रोसेस का नेम है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस से हम इंडस्ट्रीज में फिनॉल बनाते हैं। तो इस रिएक्शन से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिला फिनॉल। फिनॉल में OH एक न्यूक्लियोफाइल है जो क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। मतलब यहाँ OH की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो गई है, एंड देन हमने यहाँ राइट कर दिया NaCl। क्लियर। यही Cl जब बेंजीन पे रहता है और हमने एक NO2 डाल दिया यहाँ पर, तो ऑब्जर्वेशन से पता चला कि वही सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है, राइट। टेम्परेचर बदल गया 443 केल्विन टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर रिड्यूस हो गया यहाँ पर, और टेम्परेचर रिड्यूस होने के बाद ये प्रोडक्ट दे रहा है, और प्रोडक्ट का यील्ड भी बढ़ रहा है, मतलब NO2 हो गया और प्लस यहाँ पर होगा NaCl। देन आफ्टर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूँ कि यही क्लोरोबेंजीन है, अब NO2 2 बढ़ गए यहाँ पर, एक आर्थो पर बढ़ गया और एक पैरा पर, और फिर यहाँ पर हमने जो रिएक्शन कराया यहाँ पर वो NaH है, बट NaH कॉन्सेंट्रेट डाइल्यूट है यहाँ पर, और हमने देखा यहाँ 368 केल्विन टेम्परेचर पर। ऐसे केस में जो प्रोडक्ट बना यहाँ पर क्या बनेगा, फिनॉल विथ किसके साथ है, NO2 एट आर्थो एंड पैरा। एंड देन आफ्टर थर्ड रिएक्शन मैंने राइट किया यहाँ पर, और इस थर्ड रिएक्शन में हमने ऑब्जर्व किया कि NO2 जो है अब तीन पोजीशन को अटेंड कर रहा है, कौन, आर्थो मेटा पैरा, प्लस वाटर ही ऐड किया गया, जबकि स्ट्रॉन्ग अल्कली की जगह वाटर न्यूट्रल मीडियम का ऐड कर दिया गया यहाँ पर।
डाइल्यूट एसिड रखा और 333 केल्विन टेम्परेचर, और यहाँ पर जो कंपाउंड बना, कंपाउंड ये रहा NO2 NO2 NO2, इससे कॉमन नेम वर्ड देते हैं हम पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका क्या होगा 2,4-डाई नाइट्रोफिनॉल। एंड सो स्टूडेंट, हमने कुछ यहाँ रिएक्शन ऐड किए हैं टूवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रिएक्शन आप देखेंगे तो चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं, परसेंटेज रिड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पर वाटर रिएक्ट कर रहा है, ये भी OH प्रोड्यूस करता है, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है बट प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है। मतलब मैं बता दूं इसका अप्रॉक्स 93, 76, ये अप्रॉक्स 93% देता है, ये अप्रॉक्स 76%, ये अप्रॉक्स 51% अप्रॉक्स देता है, या 50 मतलब 48 to 51% के आसपास है। तो बट इससे भी पता चल जाएगा, देखा जाए, सॉरी स्टूडेंट मैंने रिवर्स में राइट कर दिया। तो जैसे जैसे देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 51% है, ये 76 है और ये 93, तो 93%, ये केयर करने वाली बात है कि ये 93% है, ये 76% है, ये 51% है। इसका मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर? इसका मीनिंग ये हो गया कि टेम्परेचर तो रिड्यूस हो रहा है, जबकि हमने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत डिफिकल्टीज होता है, और बहुत डिफिकल्टीज होता है मतलब क्या है कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा लगाओ जल्दी बॉन्ड टूटे, जल्दी रिएक्शन हो। बट होता क्या है यहाँ पर कि 440 है, 360, फिर देखो ये रिड्यूस हो रहा है बट प्रोडक्ट का वैल्यू परसेंटेज बढ़ रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है इसमें जो कुछ है वो है नाइट्रो। मैं आपको बता दूं कि नाइट्रो ग्रुप इज ए इलेक्ट्रॉन कैसा है, विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्लियर? तो नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लियर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ रिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो उसके लिए हैलोजन एटम हैलोजन एटम को एक्टिवेटर बना देते हैं। और आर्थोपैरा है तो आर्थोपैरा डायरेक्टिव ग्रुप का एक्टिवेटर बनाएंगे, मेटा को डीएक्टिवेट बना देंगे। तो एक्टिवेटर का ग्रुप काम करता है। तो बस माइंड में रख लो, NO2 यहाँ 1 था, यहाँ 2 आया तो रिएक्टिविटी और बढ़ेगी रिंग की, सिंपल सा। और यहाँ देख रहे हैं, अच्छा इसको हम बाई रेजोनेंस भी समझ सकते हैं क्यों ऐसा होता है। तो बात करते हैं क्लोरीन की। ये क्लोरोबेंजीन है स्टूडेंट, इस पर ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया और इस पर NO2 है। अब OH का अटैक होगा, NH है ना सब में, OH का अटैक होगा तो बाई रेजोनेंस उसको समझेंगे। अब क्लोरीन, ये बेंजीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये OH हो गया, राइट। और यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो है। ये माइनस चार्ज आ गया, ये प्लस चार्ज आ गया, राइट। और यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा और यहाँ ये माइनस चार्ज आ गया। ऐसे केस में ये डबल बॉन्ड है। अब यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज लोन पे इलेक्ट्रॉन रोटेट करके यहाँ आएगा, तो अगली रेजोनेंस बनेगी Cl OH बराबर, एंड देन NO डबल बॉन्ड O माइनस प्लस, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पर, दैट इज द माइनस चार्ज। देन रोटेट करके जाएगा कहाँ पर, अगेन आर्थो पर, एंड देन बॉन्ड होगा Cl OH। अब NO2 की लोकेशन
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर माइनस चार्ज हो गया। अभी जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड की लोकेशन यहाँ आ गई, फिर ये अपनी रियल पोजीशन पे जाएगा और न्यू रेजोनेंस बनाएगा। यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट Cl OH अब दो बॉन्ड की लोकेशन हो गई चेंज विथ NO2, और फाइनली हमें मिलेगा क्या OH NO2 एट पैरा पोजिशन बाय रिमूवल ऑफ Cl माइनस। सो दैट इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जो हमें कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करा रही है रिंग को और इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बना रहे हैं। तो सेकेंड, अगर हम NO2 को यही पैरा पे रखेंगे तो स्टूडेंट ज्योमेट्री यही रहेगी, सिर्फ NO2 की भी सेम साइन यहाँ रखो, मेटा पे रखो, दैट इज द नंबर ऑफ रेजोनेंस है जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ रिंग पर इंक्रीज हो रही है। सो हम देखेंगे कि कैसे रिट्रीव हो रही है। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अबाउट आज हमने पॉइंट पर डिस्कशन चला। हैलोअल्केन हैलोअरीन, हैलोअल्केन का पहले ही SN1 SN2 बता दिया, यही हैलोअरीन में हमने स्टडी किया। और हैलोअरीन में रिएक्टिव लेस है देन हैलोअल्केन टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट ये इफेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक में नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की बात करें तो जो हैलोअरीन है वो इजीली देता है इन कंपेयर टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसका रीज़न भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया आपको, और मैंने बताया कि ये पॉइंट अगर हम बात कर रहे हैं ये आर्थो का है तो सेकेंड टाइम यही NO2 ग्रुप हम मेटा और पैरा पे भी रख के हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और यही रेजोनेंस ड्रॉ करके दिखाएंगे कि क्यों आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो देन हेरिडिटी कैसे इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर जो मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है, उसका रीज़न है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सीधे सीधे पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट। ऐसे ही कुछ और भी रिएक्शन हैं लाइक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तो उनको भी स्टडी करेंगे। एक और पॉइंट साइड कर दे रहे हैं जो सैंडमेयर का पार्ट नहीं था, क्योंकि सैंडमेयर रिएक्शन में प्रिपरेशन पढ़ा था। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, वो है साइनोबेंजीन का। साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन BDC N2+Cl माइनस, और इसका रिएक्शन हम कराएंगे KCN सॉल्यूशन से, और यहाँ पर कैटलिस्ट होगा पोटेशियम क्यूप्रस साइनाइड। क्यूप्रस साइनाइड के रिएक्शन में ये बनाएगा साइनोबेंजीन, कंपाउंड होगा साइनोबेंजीन बाय रिएक्शन ऑफ N2+, यहाँ पर होगा KCl, तो कंपाउंड का नेम है साइनोबेंजीन। सो स्टूडेंट हम बात करें यहाँ पर साइनोबेंजीन, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का CN रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, तो दैट इज द नंबर ऑफ रिएक्शंस। तो ये हो गए हमारे हैलोअल्केन हैलोअरीन दोनों के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हैलोअल्केन का हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था SN1 SN2, राइट, SN1 SN2, और हमने हैलोअरीन का पढ़ा है यहाँ पर क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट आज के पॉइंट को आप केयरफुली देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, अगेन एंड अगेन देखो, उसको समझ में आए ना समझ में आए तो आप फिर उन चीज़ों को आप हमारे पर्सनल नंबर पे सेंड करिए, आपको डाउट जो भी होगा क्लियर कर देंगे। बट ये जो हमारा हुआ आज का पॉइंट्स, अगर हम बात करें पार्ट 7 और पार्ट 8 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आ सकते हैं। तो उन पॉइंट को आप केयरफुली देखो और राइट करो, राइट। ऑर्गेनिक ही हमारा एक ऐसा पार्ट है जो हमारे मार्क्स को बोर्ड में क्या करता है, रिड्यूस करा देता है। अगर हमने इसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम होगी। मैं पहले ही इन्फॉर्म कर देना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग आज कांटेक्ट में हम लोगों के नहीं हो, राइट। आप अपने घर पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आप दूर हो, तो वीडियो देख लेना, राइट कर लेना और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिजिकल और इनऑर्गेनिक के कंपेयर में ऑर्गेनिक को आपको कहीं कहीं ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो ही आपका बोर्ड का रिजल्ट परफेक्ट होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। तो बी केयरफुल स्टूडेंट, आप ऑर्गेनिक को बहुत सीरियसली मतलब पढ़ो, जितना हो सके उतने अच्छे से पढ़ो, तो ही आपका परसेंटेज
जाएगा। आप अगर सोच रहे हो कि परसेंटेज और मार्क्स 90+ जाए तो बगैर ऑर्गेनिक का 100%, ऑर्गेनिक 100% हो देन बाकी का थोड़ा होगा तो भी चल जाएगा। क्लियर? सो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। थैंक यू।